हेलो बच्चों। तो फुल सिलेबस आज का है, मतलब 33% सिलेबस आपके कवर हो चुके हैं। उनका अब क्या है, टेस्ट है। तो बेटा ये ग्रैंड रिवीजन टेस्ट सीरीज है, मिड सेशन, मतलब ये मिड सेशन है आपका। इस मिड सेशन में ग्रैंड रिवीजन टेस्ट सीरीज फेज फर्स्ट आपका, ठीक। फिर उसके बाद 33% जब हम लोग कवर कर लेंगे तो उसके बाद होगा फिर 33, मतलब जो होगा 34-35% करीब सिलेबस कवर हो गया है। तो उसका आपका एक टेस्ट हो गया, MSGRTS 91। हाँ, तो 91 टेस्ट हो चुके हैं बेटा आपके। हाँ, जल्दी ही 100 होने वाला है, तो 91 21 टेस्ट। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो बेटा सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन को मैंने देने की क्या है कोशिश की है, छोटा छोटा जितना रहे, क्योंकि देखो जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ जैसे नीट का जो ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बेटा कि जैसे इस साल बहुत कठिन कोई आएगा। हाँ, ये मत ध्यान में रखना बेटा, क्योंकि 180 क्वेश्चन होते हैं तो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बनता है, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो। 180 क्वेश्चन 3 घंटे में लगाना एक बहुत ही चुनौती होती है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत कठिन पेपर आएगा, बस 9-10 का अंतर रहेगा। अगर पिछले साल थोड़ा सा था, उससे थोड़ा सा हल्का सा क्या है बढ़ जाएगा। इसीलिए आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। इसीलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं दिया है, सब नॉर्मल एकदम एनसीईआरटी से रिलेटेड, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, उन सबको मैंने क्या है उठाया है, ताकि हाँ आप अच्छा करें। लेकिन हाँ, अब ये सब अच्छा करना पड़ेगा आपको। अब ये भी नहीं अच्छा करेंगे तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है, उस लीकेज को क्या है सही करिए, तभी होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चैप्टर थे इस समय। देखिए जो चैप्टर हैं आपके ये स्क्रीन पे हैं ही, सारे देख ही रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं सब चैप्टरों का क्या है आपका रिवीजन टेस्ट है पहला। हाँ, इसमें सभी बच्चे दे रहे हैं, बाहरी बच्चे भी दे रहे हैं, काफी ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। तो सब लोग अच्छा करो बेटा, हाँ बहुत अच्छा, बढ़ चढ़ के सभी लोग पार्टिसिपेट किए हो। हाँ, इससे रैंक आपकी पता चलेगी, हाँ बच्चों के बीच में, तो ये सब चीजें थोड़ा अच्छा होगा। आइए चलते हैं, पहला डायमेंशन से क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सिंपल है, कर लेंगे। बोल्डमैन कांस्टेंट ml2 t पावर -2 k पावर -1, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ml-1 t पावर -1, प्लैंक कांस्टेंट ml2 t-1, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, आप इसको कर ही लेंगे। तो 1 का बी। फिर देखिए पर्सन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए एक पर्सन जो है वह 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है, तो नॉर्थ, ऐसे ईस्ट वेस्ट बना लीजिए, इधर ईस्ट बना लीजिए, इधर वेस्ट बना लीजिए, इधर नॉर्थ बना लीजिए, इधर साउथ बना लीजिए। तो एक पर्सन जो है इधर की तरफ क्या है, पर्सन वी ए कैसे मूव कर रहा है, 10 जे कैप से मूव कर रहा है नॉर्थ। ए कार मूविंग विद वेलोसिटी, पर्सन है, कार मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। तो कार जो मूव कर रही है वो इधर की तरफ मूव कर रही है, यानी बीसी इक्वल टू -20 क्या हो गया, हाँ जे कैप हो गया, -20 क्या हो गया। द वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू परसेंटेज, हाँ वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू, हाँ परसेंटेज, वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये ना होता वेलोसिटी ऑफ कार, तो वेलोसिटी ऑफ कार कितना है बेटा, -20 जे कैप है, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या है, ये -10 आई कैप है, यानी सॉरी 10 जे कैप है, ये क्या हो जाएगा -30 जे कैप हो जाएगा। ये देखिएगा तो -30 होगा, +30 मत मारिएगा, और वैसे +30 दिया भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है, तो 2 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए ए प्लेनेट ऑफ रेडियस आर हैज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी, मतलब टाइम पीरियड है जो टी है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट ऑफ रेडियस 9r। तो आपको कैपलर्स का लॉ पता होगा कि जो टाइम पीरियड होता है वह टाइम पीरियड क्या होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे 3/2 होता है। क्यों, आपको पता होगा, सारे हमने कहा छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें बेस्ट करें, जितनी टेस्ट सीरीज हो रही है सही से फॉलो करें। हाँ, तो ये देखिए प्लेनेट ऑफ रेडियस आर है, टाइम पीरियड टी। अब दूसरा क्या कर रहा है, टी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की जगह क्या हो जाएगा 9r, 9r पे कितना हो जाएगा 3/2। चलिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टी अपॉन टी डैश, यानी 1/3 पे 1/9 पे कितना हो जाएगा 3/2। 1/9 पे 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट या 1/27 हो जाएगा। पहले स्क्वायर रूट करिए, और टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 27t। देखिए टी डैश इक्वल टू 27t, ये हो गया 3 का सी वाला। 4 चलते हैं। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 600 वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दे दिया है, ये देखिए पोटेंशियल क्या दे दिया है, V इक्वल टू कितना 600 वोल्ट दे दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे दिया है,
हाँ ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे दिया है वह कितना दे दिया है 200 न्यूटन पर कूलम। आपसे कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज, तो बेटा सभी लोगों को पता होगा, क्या पता होगा, हाँ E इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, या R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई E। ये बताइए V कितना है, V है आपका 600 अपॉन 200 कर दें तो ये देखिए ये आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। छोटी छोटी बातें ध्यान दें। 4 के बाद 5 क्या कर रहा है, 2 वायर ऑफ सेम मेटल हैव द सेम लेंथ बट एरिया ऑफ देयर क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो 3:1। देखिए 2 मेटल हैं, हाँ लंबाई सेम है, उनकी लंबाई क्या दिया गया है, सेम दिया गया है। देखिए लंबाई उनकी सेम दी गई है, ठीक है, लंबाई सेम है, हाँ सेम मटेरियल का है तो रो भी सेम हो गया। एरिया A1 है, एरिया A2 है, तो ये बेटा A1 अपॉन A2 जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, देख लीजिए 3/1 दिया गया है। क्या दिया गया है, दे आर ज्वाइंट इन सीरीज द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर, हाँ थिकर ये है, इसका रेजिस्टेंस जो है वह कितना दिया 10 ओम। अब इसका रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, जब इसका आप रेजिस्टेंस निकाल देंगे फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको हम जोड़ देंगे। तो ये बताओ इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू रो यल बाई कितना A1 रो यल बाई A2 कट गया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो गया A1 अपॉन, यानी A1 अपॉन A2 का मतलब 3/1। R1 की वैल्यू कितनी है भैया, ये देखिए R1 की वैल्यू है 10, तो 10 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो गया 1/3, या R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। देख लो R2 की वैल्यू 30 ओम, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस आया वह कितना आ गया बेटा 30 ओम आया। अब बताओ क्या ये दोनों सीरीज में है, क्वेश्चन कर रहा है, हम नहीं देखिए कर रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा 10 + 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 ओम, हाँ 10 + 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा। तो ये 5वां हो गया। 5वें के बाद 6वां चलते हैं, देखते हैं। हाँ देखिएगा परसेंटेज एरर नई एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ लेकिन आपका नीट के सिलेबस में एरर इन कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने एरर का क्वेश्चन दिया है। हाँ बहुत बच्चे कहते हैं सर नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में है, इसीलिए आएगा। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन T ऑफ कैपिलरी, ठीक है, मेथड डायमीटर ऑफ कैपिलरी D दिया गया है और हाइट कितना H दिया गया है, G कितना दिया 9.8 करा है। सिंपल फार्मूला T इक्वल टू R/H/2 है। पॉसिबल एरर इन द सरफेस टेंशन, ठीक है भैया, तो ये पॉसिबल एरर इन, यानी ये T इक्वल टू आपके पास क्या फार्मूला है, हाँ T इक्वल टू आपके पास फार्मूला है R/H/G/2, ठीक है, N2 10⁻³ 3। तो बेटा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो एरर होता नहीं है, जैसे इस 10⁻³ में कोई एरर नहीं होगा, इस 2 में कोई एरर नहीं होगा। T है, T क्या है, हाँ डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 हो गया। R जो है डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 हो गया। H क्या हो गया, डेल्टा H अपॉन H इंटू 100 हो गया। और G में कितना हो गया, डेल्टा G अपॉन G इंटू कितना हो गया 100 हो गया। इस तरह से है डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, डेल्टा H अपॉन H इंटू 100, डेल्टा G अपॉन G इंटू कितना हो गया 100 हो गया, ये देखिए, ठीक है डेल्टा G। अब क्या कर रहा है, देखो एक बात याद रखना, जो डायमीटर में फ्रैक्शनल एरर होता है वही रेडियस में भी होता है, मतलब डेल्टा R अपॉन, देखो एब्सोल्यूट एरर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बेटा इनके जो फ्रैक्शनल एरर होंगे वह सेम होंगे। तो डेल्टा टी में है क्या, यहां देखो ये कंसीडर किया जाएगा, इसको तो छोड़ दो, दोनों तरफ होगा कट जाएगा, तो डेल्टा टी होगा क्या 0.01 अपॉन 1.25 इंटू ये भी होगा 10⁻⁻² ऊपर भी होगा कट जाएगा। तो यहां देखो यहां क्या कर सकते हो 0.01 अपॉन 1.25 इंटू 100 कर सकते हो। डेल्टा H अपॉन H, डेल्टा H कितना है 0.01, ये क्या है देखिए ये है 0.01 अपॉन 1.45 इंटू क्या है 100। फिर ये क्या है G में कितने का है, G में प्लस है 0.01 अपॉन 9.80 इंटू 100। अब इस सबको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये कठिनाई है, हाँ लेकिन स्पीड बनाइए ताकि आ जाए, हाँ ये कठिनाई होगी लेकिन स्पीड बनाइए ताकि आ जाए, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद 7 क्या कर रहा है, द बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट एट द इंस्टेंट इफ इट रिवर्स द डायरेक्शन। सही बात है, जब बॉडी क्या है अपने डायरेक्शन को रिवर्स करती है तो हल्का सा वो रेस्ट में जरूर आए, बिना रेस्ट में आए वो कर नहीं सकती है। जैसे इसका एग्जांपल,
जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, चलो फेंके। तो जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका आपने, तो जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो ये बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। देखिए आ गया कि नहीं? जब वेलोसिटी 0 होने का मतलब रेस्ट पे आया कि नहीं आया? अब इसके बाद वह डायरेक्शन को अपना रिवर्स करेगा, करेगा कि नहीं? इधर की तरफ देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इधर की तरफ वेलोसिटी क्या हो गई? निगेटिव। ये बताइए जब रिवर्स कर रहा है तो क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है कि नहीं? सॉरी, रेस्ट पे आ रहा है कि नहीं? एकदम सही है। रीजन कह रहा है बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलेरेशन इफ इट्स वेलोसिटी 0 एट गिवन इंस्टेंट। ऐसी बात नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू कितना होगा? -g है। बोलिए नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है कि नहीं यहाँ पे? तो ये रीजन गलत कह रहा है, तो असर्शन सही है, रीजन यहाँ पे गलत है, यानी सी होगा। क्या होगा? ये सी होगा। चलो 7 के बाद 8 देखते हैं क्या करा है। सपोज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सरफेस ऑफ मार्स इज 4। ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये अर्थ है और ये क्या दिया गया है? ये मार्स दिया गया है। देखिए मार्स दिया गया है और ये अर्थ दिया है। यहाँ पे ग्रेविटी 10 है, यहाँ पे ग्रेविटी क्या है? 4 है। तो कह रहा है कि एक बंदा है यहां से यहां की तरफ जा रहा है, तो बेटा जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी घटती जाएगी। अब देखो यहां पे क्या होगा? अर्थ और मास का ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब इस पॉइंट पे ना ही अर्थ का असर होगा ना ही मार्स का। अब हम अर्थ के बॉर्डर को पार कर देंगे, जब अर्थ के बॉर्डर को पार कर देंगे तो अब हम मार्स के सेंटर में जाएंगे। तो ये देखिए मार्स के सेंटर में जाएंगे मतलब मार्स की तरफ जाएंगे, तो अब हमें ग्रेविटी धीरे धीरे बढ़ती फील होगी। क्या बढ़ती? ग्रेविटी धीरे धीरे बढ़ती फील होगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये देखिए ये न्यूट्रल पॉइंट है ये, तो ये देखिए यहाँ से ग्रेविटी ये देखिए घट रही है और यहाँ ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट पे ये ग्रेविटी क्या हो जाएगी? हाँ देखिए न्यूट्रल पॉइंट पे ग्रेविटी क्या हो गई? मतलब वहां कुछ नहीं होगा, नेट ग्रेविटी वहां पे 0 हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब इधर की तरफ ये मतलब ये 10 से आया है, यहाँ 4 आया है। धीरे धीरे जब हम इधर की तरफ जाएंगे मार्स की तरफ, तो अब यहाँ अर्थ का तो असर रहेगा नहीं, अर्थ की ग्रेविटी का, अब मार्स की ग्रेविटी का असर रहेगा। तो धीरे धीरे अब हमको ग्रेविटी क्या होगी? मार्स के कारण बढ़ती हुई प्रतीत होगी, धीरे धीरे बढ़ती प्रतीत होगी। तो इसीलिए इसमें कौन सा ग्राफ है? सी वाला है। कौन सा है? सी वाला है। ठीक है बेटा, एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा। 8 का सी। 9वां चलते हैं, देखिएगा एनसीईआरटी का प्रश्न है, कभी नीट में आया नहीं है, एक दिन जरूर आएगा और वह दिन 2025 भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए 9 क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि सपोज ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज आर शोन बिलो प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड ये है, देखिए मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के अनुसार क्या है? वेरी कर रही है। ठीक है, वेयर ए इक्वल टू इतना दिया। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन? तो यहां पर देखिए यहां पर 2 प्रकार की क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी हो जाएंगी। एक तो ये दोनों चार्ज रेस्ट पे हैं उसके कारण हो जाएगी, और दूसरा यहां पोटेंशियल वेरी कर रहा है। जैसे यहां देखिए यहां पोटेंशियल क्या होगा? यहां पोटेंशियल V2 होगा, मतलब Q2 V2। देखिए ये भी तो एनर्जी हो गई भाई, V2 तो आखिरकार जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो अभी हम आपको डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं पोटेंशियल भी वेरी करेगा बेटा। ठीक है, यहां देखिए यहां पोटेंशियल क्या होगा? यहां Q1 V1 होगा, अभी Q1 का साइन सब कुछ लिया जाएगा, और एक इनके बीच में होगी, ये देखिए इनके बीच की डिस्टेंस R है, एक पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा, पूरे कॉन्फ़िगरेशन की U इक्वल टू ये देखो Q1 V1 हो गया प्लस Q2 V2 हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा? R। ध्यान दीजिए क्या क्या हो जाएगा? Q1 V1 Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा? R। मतलब ये दोनों चार्जों के बीच की क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, Q1 V1 हो गया, Q2 V2 हो गया। अब हमको V निकालना पड़ेगा। तो बेटा V निकालने के लिए देखिए क्या करोगे तुम लोग। हाँ देखो ये R पता है, जैसे R की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। R की वैल्यू देखो क्या होगा? ये 9 मतलब 18 सेंटीमीटर होगा। यूनिट का खास ध्यान दीजिएगा, 0.18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जैसे E निकालना, T निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो V इक्वल टू ये देखो -E.dr। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो A/R आएगा। ये कितना आएगा? A/R। ठीक है, A/R, और ये R क्या होगा? 0 पॉइंट मतलब यहां से लिया जाएगा, ओरिजिन ये है ना। ठीक है, तो ये R क्या होगा? हाँ एक R इसका होगा। देखो Q1 की वैल्यू हम सब रख दे रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, आप ही लोग करेंगे। हाँ ये देखो Q1 कितना है? Q1 जो है
-2 इंटू 10⁻⁻6। अब v1 कितना है, v1 जो है a बाई कितना, ये देखिए a बाई क्या हो जाएगा, हाँ ये देखिए इंटू a का मतलब कितना हो गया, a हो गया 9 इंटू 10⁻5, 9 इंटू 10⁻5, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 9 सेंटीमीटर का मतलब 0.09 प्लस Q2 क्या हो गया, ये देखिए Q2 हो गया 7 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू V2 हो गया वही a बाई आर यहाँ क्या है, ठीक है, a है 9 इंटू 10⁻ कितना 5 और r बच्चा लोग कितना हो जाएगा 0.09 हो गया। फिर इसके बाद ये देखिए ये एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, तीन कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाँ ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 10⁻⁻6 10⁻⁻12 2 इंटू 7, ये देखिएगा 2 इंटू 7 हो गया, हाँ 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 इंटू क्या आओ कहाँ हो 2 इंटू 7, ये देखिए 0.2 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, 10⁻12 हो गया, ठीक है, इंटू Q1 Q2 के भी है 9 इंटू 10⁻9 ये भी है, हाँ अपॉन r क्या हो जाएगा 0.18। अब सबको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि जब भी आएगा क्वेश्चन भाई इसीलिए नहीं आ रहा है कि इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन आएगा जरूर, हाँ कुछ हो सकता है ऐसा चेंज करके दे दे जिसमें बड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो, कट पिट जाए, ऐसा आ जाए, आएगा जरूर। तो प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें है, इन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनसीईआरटी में दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी इन वेरिएबल, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें है, तो इसको ध्यान देना, तो इस आंसर को टिक कर देंगे। 9 के बाद 10वां, इन द गिवन सर्किट फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टेंस। ये देखिए 12 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। तो पहले ये देख लीजिए, ये 4 8 और 8 ये किसमें आ जाएंगे, पैरेलल में, तो 4 8 और 4 पैरेलल में हो गए, और फिर इस 4 के साथ सीरीज में हो गए, यानी ऊपर 6 हो गया नीचे 12 हो गया, मतलब इस तरह से हो गया, ऐसे ऊपर 6 ओम हो गया पूरा, ठीक है, ये 2 ओम हो जाएगा पूरा, और ये कितना हो जाएगा, ये 12 ओम हो गया। अब करंट को जरा बांट दीजिए, 12 एम्पीयर बांट दीजिए, तो करंट आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो इसमें जब करंट बांटोगे तो 12 इंटू ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा 12 और 6 18, 6 3 18, यानी 3 का मतलब क्या हो गया 4, यानी इसमें जो करंट आ गई वह कितनी आ गई 4 एम्पियर। बोलो भैया 4 एम्पियर करंट आ गई। अब अगर करंट 4 एम्पियर आ गई तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा वह कितना हो जाएगा 48 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या हो जाता है IR, V इक्वल टू क्या हो जाता है IR। ठीक, 10 के बाद चलते हैं, 11 क्या कर रहा है, फॉर ए कंडक्टिंग वायर इट्स रेजिस्टेंस R इक्वल टू इतना, लेंथ इतना, डायमीटर इतना, फाइंड एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट रेजिस्टिविटी। हाँ आपको रेजिस्टिविटी में एरर फाइंड करना है। तो इस समय आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चल भी रहा है, देखिएगा R इक्वल टू क्या होता है रो यल बाई ए का मतलब क्या हो गया पाई R स्क्वायर, या रो इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर R बाई कितना यल। पाई में तो कोई एरर नहीं होगा, जब परसेंटेज एरर लगाओगे तो डेल्टा रो अपॉन रो, पाई में तो कोई एरर नहीं होगा, 2 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 प्लस डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 और प्लस डेल्टा यल अपॉन यल इंटू क्या 100 हो गया। ठीक है भाई, तो ये देखिए सारी वैल्यू दे दी गई है। जैसे ये देखिए जो डायमीटर में होता है बेटा याद रखिएगा फ्रैक्शनल एरर रेडियस का, और फ्रैक्शनल एरर डायमीटर, अब ये नहीं कि इसको आधा मत कर देना 10 का, गड़बड़ हो जाएगा फंस जाओगे। याद रखना फ्रैक्शनल एरर रेडियस का और डायमीटर का जो फ्रैक्शनल एरर होता है वह आपस में बराबर होता है। तो ये नहीं कि इसको 5 कर देना, इसको ऐसा नहीं, ये देखो ये डेल्टा आर हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ये देखिए फ्रैक्शनल एरर सेम होता है। ये रेजिस्टेंस का हो गया और ये क्या हो गया आपका इसमें, ठीक है, यूनिट का कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई बहुत मतलब है नहीं। अब इसको सब निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू, तो इसमें आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम, फर्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विथ इक्वल वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पे देखो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ पे देखो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है, देखो दोनों का स्लोप सेम है और दोनों का स्लोप जो है ठीक है वह यहाँ पे पॉजिटिव भी है, क्योंकि हाँ दोनों का स्लोप सेम है। तो जब दोनों का स्लोप सेम है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी सेम हो जाएगी। तो ए का दूसरा हो गया।
पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट अनइक्वल वेलोसिटी बट इन सेम डायरेक्शन। यहां देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों के लिए पॉजिटिव है, तो यहां दोनों का स्लोप अलग अलग है, तो स्लोप अलग अलग है तो अनइक्वल होगा, ये हो जाएगा। यहां स्लोप भी अलग अलग है और दोनों डिफरेंट कोऑर्डिनेट में है, जैसे देखिए एक इसमें है तो एक इसमें जा रहा है, तो इसीलिए डिफरेंट डायरेक्शन में भी होंगे, मतलब अनइक्वल वेलोसिटी भी होगी, ठीक है, विथ वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहां पे मतलब स्लोप अब जो भी हो, जैसे यहां से स्लोप निकलेगा, स्लोप जो भी है, जैसे इसका स्लोप ऐसे निकलेगा, इसका स्लोप आप ऐसे निकालेंगे, यही नहीं निकालते हैं स्लोप, हाँ, तो एक्स एक्सिस से ही एंगल लेते हैं, हाँ, तो स्लोप यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका यही हो जाएगा, इसका यही हो जाएगा। फिर देखिए 13, 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये देखिए वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू दीज पार्टिकल, ये देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको सेंटर पे बताना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये देखिए एक मास ये है, एक मास ये है, ये यल दिया है, ये यल दिया है, ये यल दिया है, तो ये डिस्टेंस जरा देख लीजिए। सबसे पहले डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यल बाई रूट 3, ये डिस्टेंस यल बाई रूट 3, यल बाई रूट 3, तो भैया क्या हो जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा -3 GM, एक के कारण फिर तीनों के कारण, डिस्टेंस यल बाई रूट 3, यल बाई रूट 3, तो ये हो गया। तो एक ऑप्शन ये है, और इसी में आपका ये भी 9/√3 को भी 3√3 कहते हैं, इसका मतलब डी वाला सही होगा, बोथ बी एंड सी, हाँ, बोथ बी एंड सी। ठीक। 14, 2 मेटल स्फीयर, वन ऑफ रेडियस r एंड द अदर ऑफ रेडियस 2r, देखिएगा 2 मेटल स्फीयर हैं, हाँ, एक का रेडियस r दिया है और दूसरे का रेडियस कितना दिया है, 2r दिया है, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2 रिस्पेक्टिवली, हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ध्यान देना भैया, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, हाँ, सिग्मा। ये देखिए इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। हाँ, एक का रेडियस r है और एक का रेडियस कितना है, 2r है, ठीक है ना, 2r है। अब आपसे ये कहा जा रहा है दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इनको कॉन्टेक्ट में लाया गया और फिर इनको क्या किया गया, हाँ, ऐसे ये नया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो अब देखो सबसे पहली चीज इस पे चार्ज निकाल लो, इसका चार्ज कितना होगा, देखो इस वाले का चार्ज क्या होगा, चार्ज Q1 इक्वल टू क्या हो जाता है, सिग्मा इंटू 4πr², इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4π4r²। अब इसका चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज मतलब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, देखिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन इसका रेडियस, इसका एरिया 4πr², ये देखिएगा यही होगा, फार्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका क्या होगा, सिग्मा 2, हाँ, सिग्मा 2 क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, शेयरिंग ऑफ चार्ज हमने बताया था, अपॉन इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4π4r², ये हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, जरा जोड़ो तो, 4 और 1 मिलके 5 हो जाएगा, और 5 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा, 5/3, 5/3, 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया, 5/3 सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन क्या हो जाएगा, ये देखिए 4πr², फार्मूला मालूम है ना, कट गया, तो 5/3 सिग्मा आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, ये हो गया 5 और ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से 4 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 5/6 सिग्मा हो जाएगा, ठीक है भैया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, डी वाला दिया है, शेयरिंग ऑफ चार्ज। ध्यान दें 15वां क्वेश्चन, 2 सेल हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, 2 सेल हैं, ध्यान दीजिएगा, हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम, एक का ये R1 दिया है, 0.4 ओम R2, कनेक्टेड इन द पैरेलल, द वोल्टेज अक्रॉस बैटरी टर्मिनल, मतलब पूरा ये दे दिया है 1.5, द EMF ऑफ फर्स्ट सेल इज इतना, द EMF ऑफ सेकंड सेल। इसका मतलब जानते हो ये कैसे कनेक्ट हैं, ये ऐसे कनेक्ट हैं, ये देखो ऐसे कनेक्ट हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये E1 दिया है और ये देखो ये ऐसे दिया है, ये R2 दिया है
और ये दोनों मिलके ऐसे कनेक्ट है, देखिएगा ऐसे कनेक्ट है दोनों मिलके। अब कहा जा रहा है कि ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल इज इतना, द ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल, तो नेट ईएमएफ कितना होता है, ये देखो नेट ईएमएफ क्या होता है यहाँ पे E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है ना। देखिए ये ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इसीलिए हम बीच में प्लस लेंगे। अगर ये वैल्यू काफी कम होती तो हम बीच में माइनस, मतलब कम होती तो माइनस लेते। E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमने बताया था, ठीक है। ई नेट कितना दिया है, देखिए ये नेट है 1.5, पहले सेल का कितना दिया 1.2, R2 दिया है 0.4, R1 दिया है, E2 R2 दिया है 0.2, और नीचे क्या हो जाएगा 0.4 और 0.2 0.6 हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व करके E2 की वैल्यू निकाल दें, E2 की वैल्यू निकाल देंगे तो 2.1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलो थोड़ा ध्यान दें, बस बहुत आसान है, ठीक है, कहीं कठिन नहीं है, ये ध्यान दें। ये देखिए पुरानी वाली एनसीईआरटी में एक परसेंटेज एरर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा, हाँ पुरानी वाली, टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, नई एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ लेकिन तब भी आने की, हाँ आ सकता है, हाँ टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 इतना, कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये देखो ये R1 की वैल्यू हो गई, ये डेल्टा R1 की वैल्यू हो गई, ये R2 की वैल्यू हो गई, और ये डेल्टा R2 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो आरपी बताओ क्या होगा, आरपी होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या आरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बताओ, 100 इंटू 200, ये देखो 100 इंटू 200 अपॉन क्या हो जाएगा 300, 0 0 0 कट गया, यानी 200/3, 200/3 का मतलब क्या हो गया 66.7 ओम। अब आप क्या निकालिए डेल्टा आरपी, तो ये बताइए, याद करिए, इसमें पुरानी एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी, हाँ तो ये चीज पढ़ा होगा उसमें, ध्यान दें क्या पढ़ा होगा इसमें, इसको कैसे एरर निकालते हैं, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी का स्क्वायर, डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। यहां से देखिए सबकी वैल्यू रख दीजिए, आरपी की वैल्यू ये रख दीजिए, डेल्टा R1 की वैल्यू रख दीजिए, R1 की वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा R2, तो जब डेल्टा आरपी सॉल्व करेंगे आप, हाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, जैसे अब ये नहीं कि हम इतना तेजी से कर दे रहे हैं, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन, हाँ देखिए कई 2-4 क्वेश्चन तो बेटा कैलकुलेशन की वजह से बच्चे मात खा जाते हैं, इसीलिए कैलकुलेशन के कैलकुलेटर का प्रयोग मत करें बच्चों, हाँ इसको ध्यान दें, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग मत करें। अब ये क्या हो जाएगा आरपी प्लस माइनस कितना डेल्टा आरपी, तो आरपी कितना हो गया, ये देखिए 66.7 अब प्लस माइनस 1.8, प्लस माइनस 1.8, 66.7 प्लस माइनस 1.8 हो गया, ठीक है ना, ये 16 हो गया, 16 के बाद 17, A vector is inclined at an angle 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, देखिएगा वेक्टर हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, ये वेक्टर है हॉरिजेंटल से कितने पे है 60 डिग्री, ठीक है। रेक्टेंगुलर इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन 50 न्यूटन, ये कितना है 50 न्यूटन। करा दें द मैग्नीट्यूड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बहुत आसान क्वेश्चन, ये आपका पूछ रहा है, आर वाई पूछ रहा है, तो आप जानते हैं क्या जानते हैं, tan 60 डिग्री, बोलिए tan 60 डिग्री y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट होता है, मतलब tan 60 डिग्री इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, आर वाई अपॉन कितना हो जाएगा 50, या आर वाई की वैल्यू कितनी हो गई 50√3, अब 50√3 करेंगे तो कितना आएगा, अरे वही जो आना था C आएगा, क्या आएगा C 50√3। The orbital angular momentum of satellite revolving at a distance r from the center is L. If the distance is increased to 16r, distance कितना इंक्रीज हो रहा है, हाँ 16r इंक्रीज हो रहा है, तो अब आपको बताना न्यू एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिट में रिलेशन क्या होता है। तो अगर आपको मालूम होगा सैटेलाइट अगर चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, तो एंगुलर मोमेंटम और आर में जो रिलेशन होता है एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r होता है। कहीं भी ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी होता है, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r होता है। तो ये एल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जा रहा है, रूट में 16r, 16r को क्या करेंगे 4, या एल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 4l हो जाएगा, एल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा
4L हो जाएगा 18। उसके बाद चलते हैं 19, स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिएगा ये भी एनसीईआरटी में आया नहीं है, आ सकता है, मतलब सॉरी नीट में आया नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट, थिकनेस इतनी दी गई है, देखिए टी। फिर क्या दे रहा है, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। तो बेटा सबसे पहले जैसे मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना D। अब मान लो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T अब प्लस T बाई कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। देखिएगा सिंपल सिंपल एनसीईआरटी से, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए कट गया, C नॉट अपॉन C डैश, ये क्या हो गया D माइनस टी, D माइनस टी का मतलब D माइनस, ये क्या हो गया 3/4D, और क्या है मेटल है, मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो ये क्या हो जाएगा T की जगह रखेंगे तो क्या रखेंगे 3/4D, 3/4D, ठीक है, अपॉन के भी रहेगा, क्यों रहेगा कि नहीं रहेगा, अपॉन D रहेगा, ठीक है, अपॉन D, D तो सब में से कॉमन होके कट गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से 3/4 जाए तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 3/4 के, 1/4 प्लस 3/4 के, यानी क्या हो गया एलसीएम अगर 4K आता है तो क्या हो जाएगा K प्लस 3, यानी C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4K C नॉट अपॉन K प्लस 3, 4K C नॉट है कहीं, 4K C नॉट अपॉन K प्लस 3, हाँ ये वाला है, ठीक है। तो डिवाइड करके सिंपल ये याद रखना, अगर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एनसीईआरटी में फार्मूला नहीं दिया है, हाँ उसको दूसरी तरह से किया है एनसीईआरटी में, लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिएगा जब भी पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड होगा तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K होगा बच्चा लोग, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये 19 के बाद 20 क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द करंट I इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन, करंट निकालना है, तो पहले देख लो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कैसे चेक करोगे, ये अपॉन ये, तो 5/10 चेक कर लिए, और ये देखो 10/20, 10 क्या हो गया 20, कितना हो जाएगा ये 1/2 हो गया। बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाले में तो कोई करंट नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि B और C का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा, जब B और C का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा तो इस B और C में कोई करंट नहीं जाएगा। अब क्या होगा 5 और 10 सीरीज में 15, 10 और 20 क्या हो गया 30, 10 और 20 30, 30 और 15 सीरीज में, इसका मतलब इक्विवेलेंट क्या हो गया 13 इंटू 15 अपॉन कितना हो जाएगा 30 प्लस 15, यानी ये क्या हो गया 450 अपॉन 45, यानी 10 ओम हो गया। देखिए अब करंट I इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए करंट I क्या होता है, करंट I होता है V/R, V कितना है 5, ये कितना है 10, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर है, कोई 0.5 एम्पियर एकदम है, ठीक है। 21 क्वेश्चन, द एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज, चूजन एज क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। तो अब इसमें बारी बारी से चेक कर लो, जिस ऑप्शन का डायमेंशन mt पावर -2 आएगा वह सही आएगा, तो किसका आएगा C का आएगा। वाइस क्या कर रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, चलिए भैया 35 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली नीचे की तरफ, तो ये जरा इसके लिए डायरेक्शन ले लीजिए, ये E है, ये वेस्ट है, और ये क्या है, ये अप है, ये डाउन है, अप है एंड डाउन है, ठीक है, अप एंड डाउन ले रहे हैं ऐसे, मतलब नॉर्थ साउथ नहीं ले रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिए बरसात कैसे हो रही है, बरसात जैसे हो रही है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको जे कैप में लिख लीजिए 35 माइनस 35 जे कैप, माइनस 35 क्या हो गया जे कैप। फिर कह रहा है विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विथ स्पीड ऑफ 12 इन ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट में ये विंड ऐसे बह रही है, मतलब विंड ऐसे बह रही है, वेलोसिटी ऑफ मतलब इसी को कह दीजिए वेलोसिटी ऑफ मैन, जैसे विंड जो है वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ विंड भी कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये देखिए कुछ नहीं दिया रहता तो ये होता है, यानी ये 12 आई कैप हो गया। करा है
इन विच डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल शुड बी वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो देखो बेटा, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड होगी वही क्या है, डायरेक्शन होगा। तो कैसे निकालोगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड निकालोगे। देखना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, -35 क्या जे कैप। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, -12 आई कैप। ये देखिए इस तरह से आ गया, मतलब पूरा जो वेक्टर बनेगा, आप कैसे वेक्टर बनेगा, वेक्टर फोर्थ कोऑर्डिनेट में बनेगा ये। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या होगा, वेक्टर ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बनेगा। मतलब ये देखिए माइनस माइनस फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है ना, मतलब ऐसे बनेगा। ये देखिए ये आपका हो गया -35। या आप ये भी करते हैं कि विंड के डायरेक्शन को रिवर्स करके कई लोग इस रूल को लगाते हैं, लेकिन हम रिलेटिव वेलोसिटी से बता रहे हैं, किसी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अभी वेक्टर कैसे बनेगा, ये देखिए, ये वाला वेक्टर हो गया -35, ये वाला वेक्टर हो गया -12, और इसमें ये जो हो गया ये देखिए, ये छतरी की दिशा हो गई, छतरी की दिशा। ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। ये तो वर्टिकली नीचे है, वर्टिकली डाउन है, हाँ, ये छतरी की दिशा हो गई थीटा। इसको निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा की वैल्यू, हाँ, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कितना है, ये देखिए 12 है, हाँ, ये छतरी की दिशा, छतरी की दिशा इन हो जाएगी, हाँ, जो आपका वी आर बाई डब्ल्यू होगा, यही वी आर बाई डब्ल्यू होगा, यही छतरी की दिशा होती। तो टेन थीटा वाई कंपोनेंट का मतलब 12 है, 12/35, 12/35 क्या हो गया, 0.343। अब ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा किधर की तरफ जा रहा है, जब यहां से हम डायरेक्शन देख रहे हैं तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए टेन थीटा किधर जा रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है थीटा। अब इसमें ईस्ट भी बहुत लोग कहते हैं कि जैसे ये, हाँ सर इसको ले लीजिए फिर, लेकिन ये भी इधर से जब एंगल लोगे तो वेस्टर्न लोगे, हाँ, तो इसी थोड़ा सा इसमें और इसमें क्या डाउट होता है, तो इसमें बहुत लोग ईस्ट कहते हैं, तो ईस्ट मत करिए, इसको वेस्ट करिए, वेस्ट आपका बेस्ट है, हाँ, ठीक है, मतलब वेस्ट, क्योंकि डायरेक्शन को अगर रिवर्स करके लगाते हैं तो भी तो आप छतरी की दिशा लेंगे, तो वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स, तो टेन थीटा वेस्टर्न मारेंगे, हाँ, तो ये देखना बी वाला। 22 के बाद 23 क्वेश्चन, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज ऑलवेज नेगेटिव। जानते हैं आप, अगर सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो ये बताओ इसकी टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, -12 GMEM बाई क्या होती है, R, ठीक है, नेगेटिव। नेचर ऑफ इट्स ऑर्बिट इलेप्टिकल और सर्कुलर, इट कैन नॉट बी पॉजिटिव और जीरो, मतलब किसी भी ऑर्बिट में चाहे इलेप्टिकल हो कुछ भी हो, ये माइनस रहेगा। अब इसी को अगर प्लस कर दिया जाए या जीरो कर दिया जाए, जैसे टोटल एनर्जी को जीरो कर दिया जाए तो स्केप कर जाता है, और टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव हो जाती है तो वो बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है। भाई जैसे स्केप का भी पढ़े हैं, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल एनर्जी का जीरो कर दिया जाए तो स्केप कर जाएगा, और यही अगर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो भी वो उस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब असर्शन भी सही कर रहा है, रीजन भी सही कर रहा है, और रीजन ही तो असर्शन, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए ए वाला सही होगा, ठीक है ना। फिर इन द सर्किट शोन फाइंड द सी द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट इज टू बी 0.5 माइक्रोफैरड। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है कभी भी, हाँ, करा है कि इफेक्टिव जो कॉम्बिनेशन 0.5 है, तो ये देखिए 2 और 2 सीरीज में हो गया, कितना 2 और 2 सीरीज में हो गया, 1, ठीक है, 1 और 1 पैरेलल में हो गया, 2 और 2 फिर कितना हो गया, 2 और 2, ऐसे मतलब ऐसे आएगा, ये सी बना लीजिए इधर, फिर इधर का बना लीजिए, ये वाला आर्म इधर बना लीजिए, 2 2 1 1 1 2 2 2 1 आएगा, इधर का 1 आ गया। इधर देखिए 2 2, हाँ 4 और 2 कितना हो गया, 4 दूनी 8/6, 8/6 का मतलब 8/6 का मतलब 8/6 का मतलब 4/3, 4 क्या हो गया, 3 हो गया, ये देखिए 4/3 हो गया। सी देखिए 4/3 और 1 पैरेलल हो गया, 4/3 और 1 पैरेलल हो गया, तो 4/3 1 पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, 4/3 और 1 पैरेलल का मतलब 3 4 3, ये मतलब ऐसे हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया भैया 7/3, और ये दोनों सीरीज में है, और इनका इक्विवेलेंट 1/2 है। कितना है इनका इक्विवेलेंट, तो 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस, और ये देखिए 7/3, तो 1/CS 1/2 का मतलब 1 और 2 पर चला गया, 1/C प्लस 3/7, 1/C इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस 3/7, या 11/7, या C इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/11, 7/11 है कि नहीं, एकदम है, ठीक है भाई। 25 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा था, ईएमएफ ऑफ बैटरी शोन इन द फिगर इज,
ईएमएफ ऑफ बैटरी शोन इन द फिगर इज, मतलब ईएमएफ ऑफ बैटरी जो है शोन इन द फिगर इज कितना होगा। तो चलिए इसको देख लिया जाए। देखिए भैया ये 2 ओम है, इसमें 1 एम्पियर करंट है। क्यों भैया, इसमें 1 एम्पियर करंट है, तो इस पे कितना वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा। मुझे मानी कर सकते हैं सब क्वेश्चन, हाँ 2 वोल्ट होगा। तो अगर 2 वोल्ट इस पे होगा तो देखिए इसके पैरेलल में इस पे भी 2 वोल्ट होगा, तो 2 वोल्ट होगा 2/2, यानी इसमें भी 1 एम्पियर करंट होगा। देख लो पता चल गया। अभी करंट यहीं से हम देख के जोड़ के बना देंगे। और जब करंट पता हो जाएगा तो I=E=IR इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे जो बैटरी से हमको करंट पता हुआ I=IR से ये पता चल गया। तो चलो पहले करंट निकालें। इसका मतलब 1 इसमें आया 1 इसमें आया, तो इसका मतलब पक्का इसमें 2 एम्पियर होगा। क्यों 2 एम्पियर होगा, अरे बोलो 2 एम्पियर इसीलिए होगा, तभी तो यहाँ पे इक्वली 2 इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल करंट डिवीजन होगा। इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल करंट डिवीजन होगा, तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट होगा। अब इसमें जरा करंट, क्योंकि इसमें जहां करंट पता चला यहां से हम करंट पता कर लेंगे। तो इसके लिए जरा देख लीजिए, इसका इक्विवेलेंट देख लीजिए। 1 1 2 2 2 पैरेलल में 1 1 2 3, मतलब ऐसे बना लीजिए। ये देखिए ये 3 हो गया, पूरा 3 हो गया, और ये कितना हो गया, ये पूरा 4 हो गया। इसमें कितनी करंट है, देखिए 2 एम्पियर है। ये पूरा पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा 3 हो गया। इसमें कितनी करंट है, 2। इसमें करंट हमको नहीं पता है, इसमें करंट अभी हम पता कर लेंगे, I2 पता कर लेंगे। और ज्यों इसमें करंट पता हुआ बल्ले बल्ले। अब बताइए दोनों पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आपस में बराबर होगा, यानी 4I2 इक्वल टू क्या होगा, IR 6, या I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/4 का मतलब 3/2 एम्पियर। मतलब इसमें कितनी करंट आ गई, 3/2 एम्पियर। देखिए सब आ जा रहा है एक एक स्टेप से। इसीलिए कहते हैं जिसको वोल्टेज और करंट का डिवीजन आ गया, फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ आ गया। तो 3/2 एम्पियर। अब 3/2 एम्पियर और 2 एम्पियर इसमें देखो मिलके कितना होगा, 3/2 एम्पियर और 2 एम्पियर, 3/2 यानी 7/2 एम्पियर हो जाएगा। ये देखो 7/2 एम्पियर, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमको करंट पता चल गया। करंट पता चल गया तो अब हमारे पास एक ही फार्मूला है, E=IR। आई कितना है 7/2। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। देखो क्या है, 1 1 2 2 2 1 1 2 3, 3 और 4 पैरेलल में, 3 और 4 पैरेलल में कितना हो जाएगा 12/7, 12/7 और 2 सीरीज में, तो 2 + 12/7, 14 12 26, 26/7। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो गया बेटा 26 अपॉन कितना हो गया 7, 7 7 कट गया, 2 से 13 हो गया, यानी 13 वोल्ट हो गया, 13 वोल्ट हो गया। ठीक है, कहीं कोई किरचॉफ चॉफ लगाने की जरूरत नहीं है। 26 क्वेश्चन क्या करा भैया, 25 के बाद 26 क्वेश्चन कहां गया, 25 के बाद 26। देखो बच्चों ये 26 क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग हो गया है। हाँ तो देख लीजिए, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, एक नई सिस्टम है यूनिट का, अल्फा केजी इसमें मास दिया है। मास क्या दिया है, अल्फा। हाँ देखना ये 26 हम बता रहे हैं। लेंथ बीटा मीटर दिया है और टाइम गामा है, एनर्जी 10 जूल है। तो क्या होगा, तो इसके लिए देखिए आपके पास वही है, न्यू सिस्टम है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इक्वल टू क्या होता है, N2U2 होता है। ठीक है, N2 निकालना है, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1U1 अपॉन कितना हो जाएगा U2। देखो N1 क्या हो जाएगा, U1 अपॉन U2 हो जाएगा, N1U1 अपॉन U2 हो जाएगा। N1 क्या हो जाएगा, देखिए N1 10 है। अब हम यहाँ डायमेंशन लिख देते हैं, तो पहले डायमेंशन क्या हो जाएगा, M1 L1 एनर्जी का जैसे एनर्जी को बदलना है ना, एनर्जी में बदलना है, तो M1 L1 ठीक है T⁻², और किस में कन्वर्ट करना है, M2 L2 ठीक है T⁻², इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये देखो क्या हो गया, N2 इक्वल टू क्या हो गया 10। M1 किस में है, केजी में है, और M2 किस में है, M2 है अल्फा केजी। L1 किस में है, L1 मीटर में है। L2 किस में है, L2 है बीटा मीटर में। फिर उसी तरह से T1 क्या है, T1 है सेकंड में। और T2 क्या है, T2 जैसे है, T2 है आपका गामा सेकंड, ये है गामा सेकंड है। इसको सबको चेंज कर दीजिए, केजी से केजी कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड। अभी देखिए अल्फा ऊपर चला जाएगा तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अल्फा पावर -1 ठीक है बीटा पावर -2 और गामा का क्या स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है बच्चों, ये 26 क्वेश्चन, तो इसका ये होगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा, आपके पास तो पेपर है ही। अब चलते हैं हम लोग 27 क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं, 27।
हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है 27 टाइप का क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन कर रहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर, देखो दे दिया है, आर दे दिया है। देखिए पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का क्या दे दिया है, आर इक्वल टू क्या दिया है, 15t² आई कैप प्लस 4 माइनस, ये देखिएगा 4 माइनस कितना 20t², 4 माइनस 20t² क्या हो गया, जे कैप। करा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 30ti कैप आएगा, यहां करेंगे तो यहां आएगा -40tj कैप आएगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा, 30i कैप और -40j कैप होगा। अब बताइए एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड, ये देखो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड रूट में 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 900, 1600, ठीक है, यानी क्या हो गया 2500 यानी 50, ठीक है ना, 50 आएगा ना, कितना आएगा 1600 9 2500 25, ठीक है 50 50 सही है। छोटी छोटी बातें ध्यान दें। अब चलते हैं 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियाई आर बट मास एम। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूं आपको, फिर उसके बाद क्या है, हाँ फार्मूला बता दे रहे हैं, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा भाई। देखिएगा टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, हाँ जैसे एक देखिए एक मास एम का है, एक 4m का है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड यहां से एक प्रोजेक्टाइल फायर, जैसे नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं, अर्थ से मार्स की तरफ जैसे हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो कैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है। देखो सैटेलाइट के लिए क्या होता है, हाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, इस न्यूट्रल पॉइंट पे होती है। जैसे ये मान लो m मास का और 4m मास का ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो अगर सैटेलाइट यहां से लॉन्च हो रहा है तो अगर इसको पार कर जाए, इसको क्रॉस कर जाए, देखिए इसको अगर क्रॉस कर जाए, देखिएगा ये भी एनसीईआरटी में दिया है, कभी न कभी आएगा जरूर। अगर इसको क्रॉस कर जाए तो इसके लिए क्या होना चाहिए, टोटल एनर्जी सैटेलाइट की यहां पे और टोटल एनर्जी सैटेलाइट के यहां की आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब टोटल एनर्जी इस प्लेनेट पे, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्या होना चाहिए, टोटल एनर्जी एट m पे और इक्वल टू टोटल एनर्जी एट न्यूट्रल पॉइंट पे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके बाद इस न्यूट्रल पॉइंट के बाद तो ये 4m वाला अपनी ग्रेविटी से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे नहीं है, जैसे हमको किसी देश में जाना है तो मेन दिक्कत बॉर्डर पे है, तो यहां बॉर्डर क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट इनका होता है। जब हम बॉर्डर पार कर लेंगे तो उस देश में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, उस देश में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मान ली कोई विदेशी है भारत में आ गया तो भाई हम ये नहीं रुक रुक के पूछते हैं तुम्हारा वीजा कहां, तुम्हारा पासपोर्ट कहां, सभी लोग नहीं पूछते हैं ना। मेन दिक्कत बॉर्डर पे होती है, उसे देखते हैं कहते हैं अरे विदेशी आए हैं, बस यही कहते हैं। तो यहां पर यही चीज है, अगर यहां पे जो टोटल एनर्जी है इसके टोटल एनर्जी के बराबर होगा तो ये पार कर जाएगा। ठीक, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला पता होगा, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट x इक्वल टू क्या होता है, √m1 r अपॉन √m1 प्लस कितना होता है, √m2 होता है। ये देखो न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये x इक्वल टू √m1 का मतलब, ये देखो √m हो गया, r का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 6r हो गया, और ये m हो गया, ये प्लस 4m हो गया। तो x की वैल्यू सॉल्व करेंगे 2r आएगा। तो देखिए यहां से न्यूट्रल पॉइंट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2r, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4r। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या हो गया, डिस्टेंस r ऑफ न्यूटन यानी 2r हो गया। हाँ ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे निकालिएगा तो √m1 r अपॉन, r का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस का मतलब कितना हो गया 6r, ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब सैटेलाइट को यहां से यहां तक जाने के लिए इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी और इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो देखिए m पे टोटल एनर्जी क्या होगी, m पे इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -g बड़ा m, ठीक है, m सैटेलाइट का अपॉन क्या है, इसका रेडियस r है। एक इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसके कारण कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 5r, तो -g 4m m 5r, और खुद उसकी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की। अब न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट पे देखो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी सैटेलाइट की, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी सैटेलाइट की, हाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्यों, क्योंकि इसके बाद अब इधर की तरफ फ्री फॉल होगा, इधर की तरफ क्या होगा, फ्री फॉल होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसके कारण 2r डिस्टेंस पे है तो -g बड़ा m छोटा m बाई कितना हो गया 2r, और ये देखिए इसके कारण क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी -g 4m m बाई कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। तो ये n पॉइंट पे क्या हो गया,
हाँ मतलब इस यहाँ पे टोटल एनर्जी और यहाँ पे टोटल एनर्जी आपस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल रीच द सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर, ये हो गया। अब तीसरा क्या काम करना है, स्पीड विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द सेकंड स्फीयर इफ प्रोजेक्टाइल विथ वी मिनिमम, ठीक है, हाँ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ वी मिनिमम, तो कह रहा था स्पीड मतलब किस स्पीड से अब इसको हिट करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे टोटल एनर्जी और यहां पे टोटल एनर्जी को बराबर करने पड़ेगा। तो देखिए n पॉइंट पे टोटल एनर्जी, ये देखिए इसके लिए n पॉइंट पे टोटल एनर्जी, n पॉइंट पे टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी एट 4m। तो n पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना होगा, ये देखो n पॉइंट पे कहां गया n पॉइंट, तो n पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो होगा, देखिए n पॉइंट पे टोटल एनर्जी तो यही है, ये n पॉइंट पे टोटल एनर्जी हो गया माइनस जी बरा m बाई 2r, और ये कितना हो गया माइनस जी 4m m बाई कितना हो गया 4r हो गया, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन 4m पे क्या होगा, जब 4m पे सैटेलाइट पहुंचेगा तो इसके कारण भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसके कारण पोटेंशियल कितनी होगी माइनस जी m बाई उसका रेडियस कितना है 2r, तो 6r में से 2r निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4r। इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसके कारण कितना होगा माइनस जी m, उसके सरफेस पे माइनस जी m 4m माइनस जी 4m बाई 2r, और एक उसकी क्या होगी जिस वेलोसिटी से वह पहुंचेगा, ये इस वेलोसिटी से वहां रीच करेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ठीक है ना भैया। तो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रयोग है, ध्यान दें बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन इसमें हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं। हाँ तो समय लगा होगा आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं है, हाँ इसको क्लास में भी कराया है, बताया है हमने, ठीक है ना, तो इसको करने की कोशिश करिएगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया 28। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये देखिए ये 6 और 3 पैरेलल में कितने हो गए, ये हो गए आपके 4.5, ये कितने हो गए 9 हो गया, और ये कितना हो गया 12 वोल्ट हो गया, क्या हो गया ये, हाँ 12 वोल्ट। यहाँ देखिए V 12 इंटू 9 अपॉन इन दोनों को सम कर दीजिए 13.5, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 8 वोल्ट, तो 29 का डी हो जाएगा। 30 देख लीजिए, 30 कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन, हाँ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हाँ तो क्या कर रहा है इसमें, सबसे पहली चीज ये देखिए, ये रेजिस्टिविटी का ग्राफ किसके लिए होता है, ये कंडक्टर के लिए होता है, किसके लिए, ये किसके लिए होता है, एलॉय के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, सेमी कंडक्टर के लिए होता है, तो इसको मिला दीजिए, 30 का सी हो जाएगा। 31 स्नेहित स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 50 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देखिए एक लड़का जो है घर से निकल रहा है और 50 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, चलिए भैया 50 किलोमीटर नॉर्थ गया, ये देखो 50 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर उसके बाद टुवर्ड्स ईस्ट देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट वॉक 40 मीटर, ये देखिए 40 मीटर है कि क्या है, हाँ 40 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं है, 40 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ये ईस्ट की तरफ हो गया, और फिर उसके बाद 20 मीटर स्कूल आफ्टर 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, 20 मीटर साउथ की तरफ आया, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है ये डिस्टेंस निकाल दो और ये डिस्टेंस निकाल दो, तो चलिए ये डिस्टेंस निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 में से 20 जाएगा, ये 30 और ये 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर, क्या हो जाएगा ये 50 मीटर, ये आपका 50 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट, यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये डिस्टेंस देखिए यहाँ तक 20 है, 50 है, 30 हो गया, ये 40 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से 50 मीटर। 32 टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी थ्रोन विथ स्पीड इन द रेशियो 1:2 रिक्वायर द सेम हाइट, देखिएगा हाइट सेम है उनकी, हाँ मतलब दोनों प्रोजेक्टाइल की हाइट सेम है, तो हाइट सेम होने का मतलब h1 = h2, हाँ और ये u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 इक्वल टू क्या है u2 स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर θ2, ये देखिए u1 कितना है भैया, हाँ विथ स्पीड इन रेशियो 1, मतलब इसका 1 है, और एक का एंगल कितना है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, u2 कितना है u2 2 का मतलब 2 और साइन स्क्वायर कितना है, ये देखिए साइन स्क्वायर क्या है थीटा, साइन स्क्वायर θ2, अब क्या होगा साइन 45 1/√2 हो गया,
1/√2 का मतलब 1/4 हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा 2 किसके बराबर हो गया? साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1 कितना हो गया? 4, या साइन थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, यानी क्या हो गया? साइन 30, या थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये हो गया थीटा 2 इक्वल टू 30 डिग्री, 32। 33 क्या करा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेंस, देखिएगा सब छोटे छोटे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेंस 4 into 10^22 एटम, बहुत सही। इफ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम एवरी एटम ऑफ सॉलिड, द चार्ज गेन्ड बाय सॉलिड ऑफ 1 ग्राम। तो ये देखिए 1000 ग्राम में कितने हैं, ये देख लीजिए 1000 ग्राम में है, ठीक है भाई, 1 kg में 1000 ग्राम, 4 into 10^20। 1 ग्राम में कितने होंगे? 1 ग्राम में होंगे 4 into 10^20 अपॉन 1000, ठीक है, यानी 4 into 10^17। ये क्या हो गया? एन। चार्ज निकालना, चार्ज कितना होता है? चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई होता है। ये बताइए, चार्ज क्यू इक्वल टू एन तो आपको पता ही है, एन कितना हो गया? 4 into 10^17। ई क्या हो गया? 1.6 into 10⁻19, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 16 चौके 64, 6.4 into 10⁻²। ये कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन। चलो भैया अब आगे देखो, 33 के बाद 34। पोलर मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सही बात है भैया, पोलर मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये क्या शो करते हैं? हाँ, डाइपोल मोमेंट। इन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड इवन व्हेन दे आर इन नो एक्सटर्नल फील्ड। नहीं भैया, पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या है? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। 35 एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। 36 द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग चार्ज पार्टिकल कितना दे दिया गया है? 30 डिग्री 45 डिग्री। करा द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी क्या होगा? जो इसका स्लोप होगा, यानी v1 कितना हो जाएगा? 10 30 डिग्री। ये देखिए इसका स्लोप कितना है? 10 30। इसका क्या है? v2 इक्वल टू कितना है? ये देखिए 10 45 डिग्री। 10 कितना है? तो 10 30 डिग्री कितना हुआ है बताइए? 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री है रूट और 1/√3 और 10 45, यानी 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/√3। 37 क्या कर रहा है? टू पार्टिकल A and B are moving two concentric circle of radius R1 R2. Their position and direction of motion are shown in the figure. ठीक, ऐसा दिया है, करा हुआ है। उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? कितने? π/2 ओमेगा। तो π/2 ओमेगा में जाएगा कहां? तो थीटा इक्वल टू, जरा देख लीजिए, थीटा क्या होता है? ओमेगा टी होता है, या टी कितना है? ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है ओमेगा, अच्छा ओमेगा ओमेगा करने दीजिए, टी है π/2 ओमेगा, यानी कट्टम कुट्टम, यानी थीटा इक्वल टू जाएगा कितना? π/2, यानी 90 डिग्री घूमेगा। तो ये वाला भैया कहां पहुंचेगा? ये वाला यहां पहुंचेगा, और ये वाला घूम के यहां पहुंचेगा v2। तो बोलो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखो v1 इक्वल टू r1, हाँ r1 क्या हो गया? r1 ओमेगा, भाई दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है। r1 ओमेगा किस कैप में है? ये -i कैप में है। देखिए ये -i कैप में है, ये भी घूम के आया इधर की तरफ है। तो v2 इक्वल टू क्या है? r2 ओमेगा, r2 ओमेगा, ये किस कैप में है? -i कैप में है। तो अब बताओ जरा, क्या बताओ? va माइनस vb, यानी va माइनस vb कितना हो जाएगा? va माइनस vb r1 ओमेगा -i कैप, r2 ओमेगा प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो गया? r2 माइनस r1 ओमेगा क्या हो जाएगा? i कैप हो जाएगा। r2 माइनस r1 ओमेगा i कैप हो जाएगा। r2 माइनस r1 ओमेगा क्या? i कैप हो गया। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी बच्चों। 37 के बाद 38, इन द गिवन ओपी ओक्यू 15 सेंटीमीटर और ओए और ओबी 2.5 मिलीमीटर। ओए और ओबी कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमीटर। ये देखिए ओए और ओबी कितना हो गया? ये देखिए 2.5, और ये कितना दे दिया गया? 15 सेंटीमीटर। हाँ 15 सेंटीमीटर दे दिया गया, और ये कितना दे दिया गया? 2.5 मिलीमीटर।
2.5 मिलीमीटर। तो देखो 15 सेंटीमीटर मिलीमीटर से ज्यादा है, तो ये एक्सियल पोजीशन का डाइपोल मोमेंट बना लो यहां पे 2kp अपॉन आर क्यू। पी निकालना पड़ेगा, पी इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस यल। सब निकाल लीजिए, यूनिट एक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मेरे मीटर को सेंटीमीटर में, मतलब मीटर में बना लेना, यहां भी इसको सेंटीमीटर को मीटर में बना लेना। और यहां जो है ये देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, चूंकि ये डिस्टेंस काफी कम है, तो यहां पे ये इक्वल टू क्या होगा, केपी अपॉन कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, केपी अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन में ही होता है, केपी अपॉन आर क्यूब, सबको रख लीजिए, आ जाएगा सी वाला। फिर देख लीजिए 39 क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 39, देखिएगा हाँ आया भी है, फिर आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। 39 कर रहा है कि ये डाइपोल दिया है, इसके डिफरेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। तो ये देखिए डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होता है प्लस केपी अपॉन आर स्क्वायर होता है, यहां पे पीछे की तरफ माइनस केपी बाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए P1 पे क्या होगा, प्लस केपी बाई आर स्क्वायर, प्लस केपी बाई आर स्क्वायर, मतलब B1 क्या हो जाएगा, B1 का मतलब 4। अब B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा माइनस केपी बाई आर स्क्वायर। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लस के कारण प्लस पोटेंशियल, माइनस के कारण माइनस, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 हो गया। और ये देखिए 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे पोटेंशियल क्या होता है, हाँ 45 डिग्री पे जो पोटेंशियल होता है V इक्वल टू के पी कॉस 45 बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। कॉस 45 कितना है, 1/√2। ये देखिए 1/√2 का ये बनाएगा, मतलब B4 का मतलब 2 वाला हो गया, ठीक है ना। तो ये 39 के बाद 40 देखिए, रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 1 to 2 to 1 to 2 हीलियम प्लस। तो हीलियम प्लस के लिए एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होती है, ये देखिए, हाँ नहीं फॉल्स ऑन द हीलियम प्लस आयन यानी इक्वल टू 1 पॉसिबल ट्रांजिशन हीलियम आयंस अच्छा हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में ये देखिए, हाइड्रोजन में पहले ऑर्बिट में क्या होती है, पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है -13.6 होती है। इसमें क्या होती है, दूसरे ऑर्बिट में क्या होती है -3.4। तो ये बताओ 2 से 1 में या ये 1 से 2 में एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, दोनों को माइनस करोगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही क्वेश्चन में कह रहा कि हाइड्रोजन के लिए जो एक्साइटेशन एनर्जी आ रही है हीलियम प्लस के लिए कहां से आएगी। तो हीलियम प्लस में बेटा क्या होता है, ये देखा दूसरे ऑर्बिट में क्या होता है -13.6 होता है, और चौथे ऑर्बिट में -3। याद करना मैंने बताया था, इसका दूसरे में होता है, यह जो होता है 2 टाइम्स मतलब 4 में हो जाता है, 3 वाला 6 में हो जाता है, 4 वाला 8 में हो जाता है, 2 टाइम्स, क्लास में मैंने बताया था। तो अब इसका क्या है, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसकी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी 10.2। तो याद रखना हाइड्रोजन के लिए जो एक्साइटेशन एनर्जी 1 से 2 में आ रही है, वही हीलियम के लिए एक्साइटेशन एनर्जी 2 से 4 में आएगी। 2 से क्या 4 में, तो 2 से 4 है कोई, हाँ 2 से 4 है। तो 40 का ये हो गया। 40 के बाद 41, a body sliding on the inclined plane required 6 seconds to reach the bottom। ये देखिए 6 सेकंड लगता है इसको कहां पहुंचने के लिए, हाँ बॉटम तक पहुंचने के लिए। तो पहले ये बताइए टाइम क्या होता है, टाइम t इक्वल टू क्या होता है, हाँ टाइम t वही चलता है, यस इक्वल टू 0 प्लस हाफ जो भी इंक्लाइन प्लेन की है t स्क्वायर। इसका मतलब t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट यस हो जाता है। बोलो भैया सही है ना। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी 6 सेकंड लग रहा है नीचे तक आने में, तो 6 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट यस हो गया। करा है कि 1/9 कवर में करने में कितना समय लगेगा, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में यस/9। ये देखिए 6 बाई कितना हो गया t हो गया, और ये क्या हो गया √9 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 3, या t इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 6/3। 2 सेकंड, क्या कुछ गलत हो गया, हाँ सही है, सही 2 सेकंड सही है। तो देखिए t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट यस इंक्लाइन प्लेन पे। ये क्या करा है 42 क्या करा, ध्यान देना, करा मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट टू सेकंड। ये देखिए वेक्टर का सम दिया है, तो आप जानते हैं वेक्टरों, देखिए जब टेल हेड मिले तो वेक्टर रिजल्टेंट 0 होता है, लेकिन किसी वेक्टर का हेड किसी के हेड से और टेल से मिला है तो इसका मतलब वो रिजल्टेंट शो करता है। तो यहां देखिए इसका हेड से और टेल से मिला है, तो रिजल्टेंट शो कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा b इक्वल टू a+c हो जाएगा, b इक्वल टू a+c। तो देखिए b इक्वल टू a+c है, हाँ b माइनस a इक्वल टू c है, तो मतलब इसको ऐसे मिलाएंगे c का 1। यहां देख लीजिए, यहां टेल हेड मिल रहा है, इसका मतलब ये रिजल्टेंट 0 शो करेगा, c प्लस a प्लस b इक्वल टू क्या शो करेगा 0 शो करेगा।
भाई कोई ऑप्शन सी प्लस ए प्लस बी, हाँ दूसरे का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी प्लस ए। यहाँ देखिए इस वेक्टर का इस वेक्टर का टेल इसके टेल से, हेड इसके, तो ये सी रिजल्टेंट होगा, यानी सी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, सी इक्वल टू बी प्लस ए, या सी माइनस बी इक्वल टू ए भी कोई ऑप्शन हो सकता है। क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है क्या भैया, गलत कर दिए हम क्या, यहाँ कौन, अरे भैया सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं शो कर रहा है, अरे कहें ए शो कर रहा है, ए का हेड इसके हेड से टेल, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो गलत हो जाएगा, ए इक्वल टू बी प्लस सी, या ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। तो इसको कौन छुटो, ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ सी का हेड हेड से टेल टेल से, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, या सी माइनस ए इक्वल टू बी, सी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे सी है ना, हेड हेड है, सी इक्वल टू, अच्छा सी इक्वल टू प्लस बी कह ही रहा है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये मैच कर गया। 42 क्वेश्चन। 43 देखिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये जानते हो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सब दिया है, लैम्डा दे दिया है, आर दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, सॉल्व कर लेना, सी आ जाएगा। 44 का 600 पे 200 वोल्ट से चार्ज है, डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, फिर अनदर इससे कनेक्ट है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस। तो दो कैपेसिटर को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो आपको मालूम होगा लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू, याद करिए फार्मूला बताया था, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट। अब C1 C2 V2 V1 दिया है, ये देखिए V1 दिया है, ये C1 दिया है, ये C2 दिया है, अब V2 जीरो है, V2 जीरो, सब रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। 45 क्या कर रहा है, ग्राफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल। देखिए ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, नीट में कभी नहीं आया है, आएगा जरूर। तो ये देखिए n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन पे 4 थीटा बाई 2। तो ये बताओ n और थीटा के बीच का रेक्टेंगुलर ग्राफ है, तो रेक्टेंगुलर ग्राफ कौन सा है, ये, ठीक है। 45 का डी हो गया। फिर 45 के बाद 46 करा, v इक्वल टू 41 माइनस 2t, देन फाइंड टाइम विच वेलोसिटी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम का मतलब ये ध्यान दीजिए, dv बाई dt क्या होगा, dv बाई dt इक्वल टू 0। तो चलो भैया dv बाई dt का अंदर इसको कर दो, अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, अंदर कर दो क्या हो जाएगा 8t का स्क्वायर, मतलब 16t इक्वल टू 0 हो गया, या t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/16, यानी 4/16 का मतलब 0.25 सेकेंड, यानी 46 का ए वाला हो जाएगा। सब सिंपल सिंपल एक एक लाइन का क्वेश्चन है। 47 100 जूल ऑफ वर्क हैज डन मूविंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां तक, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। बताइए अगर चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है तो ये बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज का मतलब 25, ये कितना दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 और 25, अब ये 10 इधर जाएगा तो बोलिए ए पॉइंट का पोटेंशियल 15 वोल्ट, ए पॉइंट का पोटेंशियल 15 वोल्ट। 47 48 द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना, अनदर स्मॉल स्फीयर चार्ज आर एयर 0.2 द डिस्टेंस। तो भाई सिंपल कूलम्स लॉ, F इक्वल टू क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए F दे दिया है, ये F है, F है, एक चार्ज Q1 दिया है, एक चार्ज Q2, माइनस का कोई मतलब नहीं है, आर यहां से निकाल दीजिए, C आएगा, क्या आएगा C। 49 का रहा है, व्हेन ए करंट आई फ्लो थ्रू ए वायर डिप्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v। तो बच्चों जरा डिप्ट वेलोसिटी बताओगे कितना होता है डिप्ट वेलोसिटी, अरे भैया डिप्ट वेलोसिटी होता है, ये देखिए I इक्वल टू क्या होता है n e a v d होता है। सर आप करंट 2I हो गया, चलिए अच्छी बात है, करंट हो गया, n में कोई चेंज नहीं, e एरिया भी क्या हो गया, एरिया हैविंग डबल द लेंथ, लेंथ का है ही नहीं फार्मूले में, और डबल द एरिया, तो डिप्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा भैया, कोई फर्क पड़ेगा, कटम वी डी डैश इक्वल टू फिर v ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट माइनस, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह माइनस टोटल एनर्जी होता है, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से बेटा ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं।
आपका पहला फेज, पहला ग्रैंड रिवीजन टेस्ट सीरीज आपका हो गया। बीच में भी और भी रिवीजन हुए हैं, लेकिन अभी तक जितने हुए थे उतना आपका ग्रैंड रिवीजन टेस्ट हो गया। तो इस पहले टेस्ट में जांचे परखे अपनी तैयारी को, क्या आप कर रहे हैं, कैसे क्या चीजें हो रही हैं। तो बेटा टेस्ट कभी मत छोड़ो, टेस्ट हमेशा दो, आपके मार्क्स कुछ भी आए टेस्ट दीजिए। विश्वास करिए हमारी बात पे, क्योंकि मैंने देखा है, उन बच्चों को देखा है, मैंने इतिहास वह देखा है। ठीक है, जैसे नहीं महाभारत में पहले एक चक्र, जब महाभारत आता था तो अभी भी महाभारत लॉकडाउन में आया था, तो उसमें क्या कहता है एक वर्ड, मैं समय हूं। तो मैं तो समय नहीं हूं, इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर, हाँ, लेकिन मैंने आपके सीनियर्स को देखा है। हाँ, मैं समय हूं, जैसे तो मैं समय तो नहीं हूं मैंने, लेकिन मैंने आपके सीनियर्स को देखा है। हाँ, पढ़ते वक्त देखा है, लड़ते वक्त देखा है, और मेडिकल कॉलेज में जाते वक्त भी देखा है। हाँ, जाते वक्त भी कई को भाई छोड़े भी हैं हम, ऐसी बात नहीं, हम लोग क्या है छोड़े भी हैं, कई को पहुंचाए भी हैं। काफी कई बच्चे अटैच्ड होते हैं, घर के सदस्य जैसे होते हैं, आज तक क्या है भूलते नहीं है। हाँ, सिलेक्शन होने के बाद, बनने के बाद भी आज भी क्या है याद रखते हैं, आते हैं जाते हैं मिलते हैं। तो बेटा इसीलिए क्या है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, टेस्ट देते रहिए, तमाम तरह की जो भी चीजें आ रही हैं कि क्या होगा, ठीक है, कैसा पेपर होगा, उस सब मत सोचिए। 4 साल का अटेम्प्ट क्या होगा, ये सब लगेगा तो अब से ना लगेगा 4 साल, वो थोड़ा होगा पिछला 4 साल थोड़ा देखा जाएगा, लगेगा तो आज से 4 साल लगेगा ना। तो अगर आपका 5वां अटेम्प्ट होगा तो भी आप 4 साल दे सकते हैं, कि एज लिमिट होगी, ये सब कुछ मत सोचिए, खाली पढ़िए, पढ़ना छोड़कर कुछ और मत सोचिए। ठीक है, और कुछ सोचेंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और अभी जाते ठंड जाते देर लगती नहीं है, हम पहुंच जाएंगे क्या है मई में। ठीक है बेटा, तो अपनी पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए, फिर अब आपके क्या है नॉर्मल शेड्यूल हो जाएंगे। हाँ, जो चलते थे वीकली, जैसे टेस्ट का प्रोग्राम चलता था, संडे चलता था, बाकी बीच में चलता था, नॉर्मल शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है भैया, पढ़ते रहिए, सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब डॉक्टर बने। मतलब जो भी बायो ले रहे हैं, बायो खास करके बायो के बच्चों के लिए, सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब डॉक्टर बने, ये ध्यान दें। जितने भी बच्चे बायो ले रहे हैं, बस यही हमारा क्या है, आप लोगों को शुभ आशीर्वाद है कि अगर आप बायो ले रहे हैं तो भैया डॉक्टर बन के ही क्या है निकले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।